हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में सांप्रदायिकता के कारण। इससे पहले हमने जातिवाद पढ़ा, जातिवाद के कारण पढ़े, जातिवाद का अर्थ पढ़ा, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष पढ़ा। सवाल वहां से 3 बने थे बड़े, यहां से भी 3 बनेंगे। पहला सवाल बनेगा सांप्रदायिकता के अर्थों को स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से एक सवाल और आता है, वो आता है तुष्टीकरण की राजनीति को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका मुख्य जो सवाल बनेगा, सांप्रदायिकता के कारण क्या है। बड़ा सवाल है, सांप्रदायिकता के कारण क्या है। यहां से सिर्फ आपको एक इंडिविजुअल सवाल और देखने को मिलता है, वो है तुष्टीकरण की राजनीति को स्पष्ट कीजिए। बाकी इन सब की डिटेल्स आपको बहुत तथ्य आधारित करनी है, बहुत ध्यान से सुनना है। एक एक चीज क्या है, कैसे स्पष्ट करना है। पहला इसमें बिंदु है, 2 बिंदु हम लोग पढ़ चुके थे। तीसरा बिंदु है मुसलमानों का आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन। यदि हम मुसलमानों के आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन की बात करें तो आजादी के पहले से हमने बात की थी। इससे पिछले वीडियो में अगर हम बात करें तो वहां पर आपके तो नहीं था, वो 11th के सिलेबस में था। 1905 से 1906 को देखें तो यहां पर बंगाल विभाजन, इसके बाद अगर देखें तो मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1947 में 2 नेशन थ्योरी को अगर अप्लाई करें तो इसका आधार भी क्या था, धर्म। और 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत। ये सारे इसी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। बंगाल विभाजन का आधार क्या था, धर्म था, और धर्म के आधार पर यह बांटा गया। मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए की गई, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए की गई। 47 में 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान, जिसका आधार भी क्या था, धर्म। द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। 1940 में 2 देश होंगे, भारत और पाकिस्तान, जिनका धर्म के आधार पर क्या होगा, बंटवारा। ये तो हो गए आपके आंकड़े। मुसलमानों की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति के लिए जिम्मेवार खुद मुसलमान भी हैं, राजनेता भी हैं और परिस्थितियां भी हैं। भारत में बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को रोजी रोटी के अलावा सोचने की बात पर कभी आई ही नहीं। मुसलमानों के विकास की कभी बात हुई ही नहीं। मेन एजेंडा क्या रहा, मुसलमानों को चारों तरफ से केवल और केवल रोजी रोटी तक ही सीमित रखा गया, शैक्षणिक स्थिति में बढ़ोतरी नहीं होने दी। आपको याद होगा, अंग्रेजों ने बाबूगिरी की शिक्षा का प्रचलन किया था। अंग्रेजों को फोटोकॉपी वाले लोग चाहिए थे, कि ऐसे लोग जो केवल और केवल वो कार्य कर सकें जो हमारे हेल्पर का काम हो सके। वे कभी नहीं चाहते थे कि भारतीयों का बौद्धिक विकास हो। यदि बौद्धिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया, तो संपन्नता आ जाएगी, विकास हो जाएगा और ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ठीक ऐसा ही मुसलमानों के साथ भी हुआ। मुसलमान पूरी तरीके से पिछड़ेपन के शिकार थे, और आर्थिक दृष्टि से भी और शैक्षणिक दृष्टि से भी, दोनों ही जो पिछड़ापन है उनको दूर करने के प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि आम जनता के बराबर इनको लाने का प्रयास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी मुसलमान शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण बौद्धिक दृष्टि से पिछड़ रहे हैं, शारीरिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़ रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ रहे हैं। इसके कारण भी सबसे बड़ी सांप्रदायिकता का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो वो सोचने की दृष्टि रखता है, समझने की दृष्टि रखता है, सही गलत का फैसला वो ले सकता है। लेकिन यदि कोई शैक्षणिक दृष्टिकोण नहीं रखता है, संपन्नता नहीं है, आर्थिक डेवलपमेंट नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार के बहकावे में, राजनीतिक एजेंडे में सांप्रदायिकता को समर्थन कर देता है। जैसे अभी मुसलमानों में बहुत सारी जगह फतवा जारी होता है, फतवा, और ये एक प्रकार का कट्टरता का आदेश है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था सानिया मिर्जा जो एक टेनिस स्टार है, अभी पाकिस्तान के शोएब मलिक से इन्होंने शादी की, भारत का नाम रोशन किया इन्होंने टेनिस में,
और इन्होंने जो स्कर्ट्स पहनी, टेनिस की जो कॉस्ट्यूम होती है, टेनिस की जो यूनिफॉर्म होती है, उस पर लेकर बवाल खड़ा हो गया कि मुस्लिम लड़की ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। भारत में आजादी है सबको पहनने की और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरी दुनिया पहनती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण ही ये विरोध हुआ। भारत की बेटी है, भारत का नाम रोशन किया तो उसमें खुशी होनी चाहिए थी। समाज के साथ साथ जाति, संप्रदाय और देश का नाम भी रोशन किया, तो ये पॉजिटिवनेस के साथ सोचना चाहिए था, लेकिन दृष्टिकोण शैक्षणिक योग्यता के कारण कहीं ना कहीं पिछड़ापन नजर आने लगता है। तो मुसलमानों का शैक्षणिक और आर्थिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक सांप्रदायिकता को रोकने की बात हम सोच भी नहीं सकते। और सांप्रदायिकता का मुख्य कारण यहां से भी निकल कर आता है कि शैक्षणिक स्तर में कहीं ना कहीं क्या है, कमी नजर आ रही है। पाकिस्तानी प्रचार प्रसार और षड्यंत्र, अगर हम देखें तो भारत में लगातार जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का षड्यंत्र नजर आता है। 1983 से लेकर 93 तक, 1983 से लेकर 93 और 93 में मुंबई बम ब्लास्ट को भी हमने देखा। ये सारे घटनाक्रम कहीं ना कहीं पाकिस्तानी षड्यंत्र के ही नतीजे हैं। पाकिस्तान के द्वारा लगातार भारत में ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं जिसमें भारतीय मुसलमानों में पाकिस्तान के द्वारा असुरक्षा की भावना रखी जाती है कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू लगातार पाकिस्तान प्लस भारत के मुसलमानों के लिए खतरा बन रहे हैं। बहुसंख्यक भारतीय समाज कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का एक एजेंडा है। पाकिस्तान क्या सोचता है कि जो मेरी आर्थिक स्थिति है, मेरी शैक्षणिक स्थिति है, वो कहीं ना कहीं इतनी खतरनाक है कि मैं उस पर अपना स्टैंड नहीं रख सकता। यदि मैं उसी पे काम करने लग गया तो मेरी सरकार गिर जाएगी, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा दुनिया में और मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए वो क्या करता है, इस प्रकार के षड्यंत्र रचता है कि आम जीवन के लोग ऐसी बातों पर विश्वास करने लग जाएं, युद्ध में आ जाएं, आतंक पर आ जाएं और मेरे जो कमजोरियां उन पर ध्यान ना दें। किसी भी देश की पॉलिसी होती है कि जब वो समाप्त होने वाला हो, उसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो वो युद्ध की तरफ भागता है। यही ठीक स्थिति पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान लगातार वहाबी विचारधारा, जिसे हम कट्टरवाद कहते हैं, इस्लामिक कट्टरवाद का नाम से जाना जाता है। भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और भारत के मुसलमान भारत के तिरंगे के नीचे या यूं कहें भारत के राष्ट्रवाद को समर्पित हैं। वो वहाबी विचारधारा में समर्थन में नहीं आते, लेकिन इसमें से भी कुछ लोग हैं जो पाकिस्तानी षड्यंत्र में फंस जाते हैं। पाकिस्तान का मूल एजेंडा है किसी भी तरीके से भारत में दंगे हों। पाकिस्तान के मुसलमान इस बात को चाहते हैं कि भारत के मुसलमानों में असुरक्षा की भावना आ जाए ताकि वो वहां पर दंगे फसाद करें, वहां से बाइकाट करना शुरू करें और अलग राष्ट्र की मांग करना शुरू कर दें। सरकार की उदासीनता, अगर हम देखें तो जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक मुस्लिम बाहुल्य या यूं कहीं अन्य जो भी कट्टरवाद है, सांप्रदायिकता, धर्म के नाम पर जो भी चीजें हो रही हैं, उसमें सरकार का सकारात्मक पक्ष हमें देखने को नहीं मिलता है। सकारात्मक पॉजिटिवनेस कभी आई ही नहीं, या यूं कहें सरकार का जो रवैया होना चाहिए था, सरकार का जो कार्य होना चाहिए था, वो सरकार ने किया ही नहीं। सरकार केवल एक पक्षीय रहती है और सरकार को अपने वोट बैंक की राजनीति तक ही अपने आप को क्या रखती है, सीमित रखती है। कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो सरकार वास्तव में जो एजेंडा उसको होना चाहिए था उस पर काम करती ही नहीं है। सरकार का कार्य है समाज के हर वर्ग, हर धर्म, वर्ण, संप्रदाय को बिना देखे सबका साथ, सबका विकास करना, लेकिन वो इसमें क्या रह जाती है, पिछड़ जाती है। कई बार दंगों में देखने को मिला है कि सरकार को भी लाभ होता नजर आता है। जैसे बहुत सारी मूवीज बनी हैं, उनमें भी आपने देखा किस प्रकार से सरकार सांप्रदायिकता का समर्थन लेकर अपना एजेंडा पूरा कर देती है। तो सरकार को उदासीन ना होकर क्या होना चाहिए, सकारात्मक, क्रिएटिव होना चाहिए, जिससे बहुत आसानी से कार्य संभव हो सके।
इसमें अगले बिंदु की बात करें तो अगला बिंदु है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति की बात करें तो भारत में लगातार चुनाव के समय सांप्रदायिकता को फैला दिया जाता है। इससे असंतोष का भाव पैदा होता है, असुरक्षा की भावना होती है और सांप्रदायिकता को भड़का दिया जाता है। एक दल दूसरे दल के ऊपर लांछन लगाता है और कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के जरिए वोट बैंक की राजनीति लेना चाहता है। धर्म आधारित राजनीति करना चाहते हैं, भाषा आधारित राजनीति करना चाहते हैं, सभ्यता संस्कृति आधारित राजनीति ये लोग करना चाहते हैं। इससे देश की अखंडता, देश की संप्रभुता को तो नुकसान पहुंचता ही है, देश के लोकतंत्र को भी क्या पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। इसमें अगला बिंदु है तुष्टीकरण की राजनीति। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल भी पूछा जाता है और अलग से भी इसमें भी आता है। आपके सामने आएगा तुष्टीकरण की राजनीति को स्पष्ट कीजिए, टिप्पणी पूछ सकता है, इंडिविजुअल सवाल आ सकता है और सांप्रदायिकता का कारण तो ये है ही है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है। यहां पर क्या होता है कि किसी विशेष वर्ग या धर्म को विशेष अधिकार देना, विशेष अधिकार देना, किसी विशेष वर्ग धर्म को विशेष अधिकार देना क्या कहलाता है, तुष्टीकरण की राजनीति कहलाती है। अब हुआ क्या, 5 लोग हैं पूरे समाज में, कितने धर्म हैं, 5 धर्म है। इस एक को क्या बना दिया हमने, वीआईपी। तो ये 4 क्या करने लग जाएंगे, विरोध करने लग जाएंगे और इसके खिलाफ हो जाएंगे। यही क्या कहलाता है, तुष्टीकरण की राजनीति कहलाती है। इनडायरेक्ट रूप से, इलीगल तरीके से किसी को विशेष दर्जा देना क्या कहलाता है, तुष्टीकरण की राजनीति कहलाती है। इसका मूल आधार वर्ग या धर्म होता है। किसी वर्ग विशेष को विशेष अधिकार देना या किसी धर्म विशेष को विशेष अधिकार देना क्या कहलाता है, तुष्टीकरण की राजनीति कहलाती है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। 1985 में एक मुस्लिम महिला ने तलाक के खिलाफ कोर्ट में पेश किया अपना मुकदमा। मुसलमानों में जो रूल्स होते हैं, शरिया कानून होते हैं, वे जुडिशरी सिस्टम से अलग हैं। इसमें यह तय है कि 7 शादियों कर सकते हैं, तलाक कहकर तलाक दे सकते हैं। इसी पर मोदी जी ट्रिपल तलाक बिल लेकर आए और मोदी जी को जबरदस्त समर्थन भी मिला कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला की जिंदगी खराब नहीं कर सकता, तलाक कहकर तलाक नहीं ले सकता। यदि ऐसा वो करता है तो उसे कोर्ट में घसीटा जा सकता है, मानहानि का दावा किया जा सकता है। 85 में मुस्लिम महिला ने अपने पति के द्वारा तलाक दिए जाने पर कहां जाती है, वो कोर्ट चली जाती है और कोर्ट में जाकर वो कहती है कि मुझे मेरे जीवन यापन के लिए अधिकार चाहिए। और वो अधिकार कहां से मिलेगा, परिवार से मिलेगा और पति से मिलेगा। इस पर कोर्ट ने फैसला दिया कि मुस्लिम महिला के पति को हर्जाना देना होगा, जीवन यापन करने का हर्जाना देना होगा। फिर से समझना, घटना कब की है, शाह बानो नाम की ये लेडीज थी। मुस्लिम महिला का नाम क्या है, शाह बानो की इसके नाम से ये जाना जाता है। 1985 की घटना है। शाह बानो नाम की महिला होती है, इसको तलाक दे दिया जाता है पति के द्वारा। ये पति के खिलाफ कहां जाती है, न्यायालय में जाती है। न्यायालय का फैसला क्या आता है कि तलाक देना गलत है। यदि वो तलाक चाहता है तो पति के द्वारा क्या दिया जाना चाहिए, पत्नी को हर्जाना दिया जाना चाहिए। यानी कि उसकी जीवन यापन की जिम्मेदारी किसकी है, पति की ही है। अब यहाँ पर मुसलमानों का संगठन तैयार हो जाता है, किसके खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ, और कहते हैं कि हमारे कानून में 7 शादियां करने का ऑप्शन है, 7 मैरिज हमारे यहाँ अलाउ हैं। तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन होता ही नहीं, हम कितने को हर्जाना देंगे, किस प्रकार से देंगे। अब इसका दूसरा एंगल देखते हैं। एक व्यक्ति 7 महिलाओं से शादी कर सकता है तो 6 की जिंदगी हो गई बर्बाद, उनसे हुए बच्चों की लाइफ खराब हो गई, यानी कि 6 परिवार टोटली डिस्टर्ब हो चुके हैं।
पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। तो ये महिला शोषण का भी एजेंडा बढ़ जाता है, कुरीति एक प्रकार से कही जा सकती है। धर्म क्या है वो एक अलग मैटर है, लेकिन महिला शोषण का तो यहाँ मामला बनता ही बनता है। कोर्ट ने इसको मद्देनजर रखते हुए तलाक को अवैध कर दिया और कहा कि आप तलाक चाहते हैं, कहीं कोई मैटर नहीं, आपके धर्म के अनुसार मिल रहा है, उसमें भी कोई हर्जाना नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पत्नी की जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी, पालन पोषण इनको देना ही पड़ेगा, आपको अलग होना है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी जी की जो सरकार थी, राजीव गांधी जी की जो सरकार थी, इसने कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया और राजीव गांधी जी की सरकार ने ये सांप्रदायिकता के आधार पर जो मत मिलता है, मुसलमानों का जो समर्थन मिलता है कांग्रेस को, उसको बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया। ये स्पष्ट था कि कोर्ट में महिला का समर्थन होना चाहिए था और बात भी जायज है कि भरण पोषण मिलना ही चाहिए। रीति रिवाज क्या है वो अलग मैटर है, लेकिन मुसलमान को जो संगठन बने, धर्म के आधार पर जो बातें कही गई कि हमारा धर्म कोर्ट को इजाजत ही नहीं देता, हम हमारे फैसले खुद करेंगे, तो ये सही चीज नहीं हो सकती। फिर तो जुडिशरी सिस्टम भी नहीं होना चाहिए और फिर अलग से ही कानून होने चाहिए, अलग से ही देश होना चाहिए, वो संभव नहीं हो सकता। प्रत्येक भारतीय पर भारत का कानून लागू होता है। तो ऐसी स्थिति में मुसलमानों का जब प्रेशर आया तो राजीव गांधी जी की तात्कालिक सरकार ने कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया और पति को मुक्त रहकर बिना हर्जाना नहीं देने की बात का क्या किया, समर्थन कर दिया। तो इस प्रकार से भी इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहा जाता है। किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन देकर, विशेष अधिकार देकर अपनी तरफ हासिल कर लेना, या किसी विशेष वर्ग या धर्म को विशेष अधिकार देना क्या कहलाता है, तुष्टीकरण की राजनीति कहलाती है। उसके गलत इरादों को भी समर्थन दे देना, उसको विशेष वीआईपी दर्जा दे देना क्या कहलाता है, तुष्टीकरण कहलाता है। मोदी जी ने इसी को चेंज किया है कि मुस्लिम महिला भी भारत की महिला है, भारत की बेटी है, उसके अधिकार भी उतने ही स्ट्रांग हैं जितने बाकी अन्य महिलाओं के हैं। इससे महिलाओं की स्थिति में क्या होगा, सुधार होगा। इसके बाद देखिए वोट बैंक की राजनीति, ये हम डिटेल से जातिवाद में भी पढ़ चुके थे। भारत में वोट बैंक की राजनीति के कारण सांप्रदायिकता फैलाई जाती है, दो या दो से ज्यादा धर्मों में असुरक्षा की भावना फैलाई जाती है, एक दूसरे के विरोध में बातें कही जाती हैं। कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता का दृष्टिकोण फैलाया जाता है, एक दूसरे से भड़काने वाली बातें की जाती है, एक दूसरे में तनाव पैदा किया जाता है, एक दूसरे पे कमेंट किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, तुष्टीकरण की ही क्या है, राजनीति का एक भाग है भारतीय राजनीति में। विदेशी धन भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। विदेशी धन की यदि हम बात देखें तो विदेशी धन को हम ऐसे देख सकते हैं कि विदेशी लोग नहीं चाहते कि भारत में धर्म आधारित दंगे रुके, भारत में धर्म आधारित शांति हो, ऐसा नहीं चाहते वो। इसीलिए बार बार अलग अलग तरीके से हवाले के हिसाब से, हवाले के जरिए धन भेजते हैं। हवाला गैर कानूनी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह धन पहुंचाने के कारोबार को हवाला कारोबार कहते हैं। इसमें बैंकिंग सिस्टम यूज नहीं होता, टैक्स सिस्टम यूज नहीं होता। तो ये विदेशी लोग भी चाहते हैं कि भारत में शांति ना आए, ये सारे काम हैं। अब इसी का पॉजिटिव करके देखते हैं कि सांप्रदायिकता को रोकने के कौन से कारण हो सकते हैं। मुस्लिम भाई बहनों की आर्थिक दृष्टि पर जोर दिया जाए, सबको रोजगार देने की बात कही जाए, सबको विकसित करने की बात की जाए, सबको शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखा जाए, एजुकेशन पर जोर दिया जाए। जैसे ही मुस्लिम भाई बहन परिवार डेवलप होंगे तो वो इस सांप्रदायिकता से निकल जाएंगे और वे देश के विकास में योगदान देंगे। जब समय ही नहीं बचेगा, विकास की तरफ उनका ध्यान जाएगा, तो ये सारी सांप्रदायिकता, पिछड़ापन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। पाकिस्तानी प्रचार प्रसार, जब हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा, हमारे अपने लोग पूरी तरीके से विकसित हो जाएंगे, तो पाकिस्तानी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। षड्यंत्र कामयाब हो ही नहीं सकता क्योंकि डेवलपमेंट हमारे यहाँ आ जाएगा। सरकार क्रियात्मक हो, सृजनशील हो, उदासीनता की जगह सजगता आए, क्रिएटिविटी उसमें आए और लगातार ऐसे प्रयास करे जिससे भारत के सभी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, भाषा के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, सबका विकास हो। इससे सांप्रदायिकता फिर होगी ही नहीं, सबकी समझ विकसित हो जाएगी।
चुनावी राजनीति। भारत में निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐसे नियम बनाने चाहिए कि यदि कोई विशेष दल विशेष जाति की बात करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर कोई वोट अगर मांगता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे चुनावी राजनीति में क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति, ऐसे मुद्दे जिस पर किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ाने का अगर प्रयास किसी के द्वारा किया जाए तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट या निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। इससे तुष्टीकरण की राजनीति पर रोक लगाई जा सके। वोट बैंक की राजनीति हमने पढ़ ली है। विदेशी धन, जैसे अभी कश्मीर पर 370 के बाद बहुत सारे काला बाजार, काला कारोबार, नकली नोट का जो धंधा था वो रुक गया है, पत्थरबाजी वहां रुक चुकी है। तो ऐसे कार्य लगातार देश के हित में होने चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं देश में क्या हो, दंगे प्रसाद रुके। इसमें सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो है शिक्षा का। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे एक सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जिसका भी शैक्षणिक स्तर कमजोर हुआ वही धर्म पिछड़ता हुआ चला जाएगा, वही सांप्रदायिकता में शामिल हो जाएगा, चाहे किसी भी धर्म का वो क्यों ना हो। लेकिन अगर शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हुआ तो उसे अगर सांप्रदायिकता में नकारात्मकता दिखती भी है तब भी वो उसे पॉजिटिवनेस से हैंडल कर लेगा और वो सकारात्मक विकास की तरफ जाएगा, नकारात्मक विकास की तरफ नहीं जाएगा। हिंसा, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद में शामिल नहीं होगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज में है सभी, मुसलमान तो है ही, सभी धर्मों का आर्थिक और शैक्षणिक विकास होना चाहिए।